नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर की खोज और मैं हूं आपके साथ अभी सकलेचा। आइए बात कर लेते हैं राजनीति की। कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्रीय मंत्री को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठाई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर एक तरफ जहां पूरे देश में सड़कों पर विपक्ष पार्टियों द्वारा धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बड़े नेता की ओर से भी लगातार बयान आ रहे हैं। कई प्रवक्ता अपने अपने बयान दे रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने इंदौर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा और नरेंद्र मोदी पर इस दौरान जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि अमित शाह संविधान को खत्म करने के लिए बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के नेता मनोज तिवारी सहित कई नेता अमित शाह का बचाव करने में जुटे हुए हैं, जबकि भाजपा के ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री अब तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए। उन्होंने अमित शाह से इस्तीफा की दमदारी से मांग करते हुए आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर पार्टी की ओर से आंदोलन होने की बात कही है। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बांग्लादेश, मणिपुर, किसान, कृषि सहित देश की तमाम समस्याओं और बड़े मुद्दों पर भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। बोल दो। आज आदरणीय अरविंद तिवारी जी ने उनका स्वागत किया। मैं इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रेस क्लब के सब पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सदाशिव यादव जी, अवनीश भार्गव जी, हमारे प्रभारी सोमिल नाटा जी, हमारे दोनों प्रदेश प्रवक्ता संतोष गौतम जी, निराव शुक्ला जी, हर्ष जैन जी, प्रमोद द्विवेदी जी, आनंद कासलीवाल जी, सब आपके बीच में है। बिना विलंब किए मैं आदरणीय सुप्रिया जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात को रखें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। सम्मानित मंच, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी और आप सब लोगों को प्रणाम। एक अत्यंत गंभीर मुद्दे पर आपके समक्ष ये प्रेस वार्ता करने आई हूं और मुद्दे पर बात करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को सुन लेना जरूरी है कि प्रेस वार्ता क्यों की जा रही है, प्रेस वार्ता का आशय क्या है और ऐसा क्या कहा गया जिससे कि इस पूरे देश में आक्रोश और बवाल मचा हुआ है। सदन में 2 दिन संविधान पर चर्चा चल रही थी और उस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने संविधान पे अपने मत को रखा और उस पर गहन चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप भी हुए, जो मुझे लगता है कि एक परिपक्व डेमोक्रेसी में, एक परिपक्व लोकतंत्र में जरूरी है। लेकिन चर्चा के दूसरे दिन सोमवार को इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दिया जो कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है और उसको ये देश किसी कीमत पर नहीं सहेगा। मैं पहले आपको उनका वक्तव्य सुना देती हूं और उसके बाद आगे की चर्चा करूंगी। अगर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। 5 बार अंबेडकर 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 बोलकर अमित शाह ने ना सिर्फ बाबा साहब का अपमान किया, ये थोड़ी देर बाद दे दीजिएगा, मैं अपना वक्तव्य बोल दूं फिर बांटिएगा इसको। जीतू भाई रुक जाइए 2 मिनट।
ना उन्होंने सिर्फ बाबा साहेब का अपमान किया है जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, बल्कि इस देश के हर उस व्यक्ति का अपमान किया है जो बराबरी में, सम्मान में यकीन रखता है। और सबसे ज्यादा अवमानना उन्होंने इस देश के संविधान की है। यह अक्षम्य अपराध है, यह घोर अपराध है और इसके लिए अमित शाह को खेद व्यक्त करके माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन बजाय उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, बजाय उनसे माफी मंगवाई जाए, बजाय उनसे इस्तीफा लिया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, पूरा का पूरा तंत्र, पूरी की पूरी मोदी सरकार, खुद नरेंद्र मोदी, उनके साथी मंत्री, उनके सांसद अमित शाह के बचाव में खड़े हैं। आप उस व्यक्ति का बचाव करना चाहते हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इतनी घटिया टिप्पणी कर रहा है। प्रधानमंत्री को बुलाकर अमित शाह को कमरे में उठक बैठक करवानी चाहिए थी और इस्तीफा लेना चाहिए था। और प्रधानमंत्री उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, उनके साथी सांसद और मंत्री कूद कूद कर उनका बचाव कर रहे हैं। और यही नहीं, सदन को गिरवी रखा गया, सदन में स्वांग रचा गया, ड्रामेबाजी की गई और सदन की जो गौरवशाली परंपरा और इतिहास है उसको भी तहस नहस किया, क्योंकि अमित शाह को बचाना था। और अमित शाह को किस चीज से बचाना था? बाबा साहब अंबेडकर का जो उन्होंने घोर अपमान किया है उस पर उनको जो सजा मिलनी चाहिए उससे बचाना था। लेकिन अमित शाह ने यह पहली बार नहीं कहा है, बीजेपी ने यह पहली बार नहीं कहा है। यह सारी कवायद असल में संविधान विरोधी सोच से, दलित विरोधी सोच से, एक संप्रदाय विरोधी सोच से उभरती है। और मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं, कुछ लोग पूछते हैं ये जरूरी मुद्दा क्यों है? ये जरूरी मुद्दा इसलिए है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में समता के, सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक हैं। वो इस संविधान के निर्माता हैं जिसने इस देश में सबको बराबरी दी है। वो संविधान इसलिए जरूरी है कि उस संविधान ने औरत हो या आदमी, आप गांव से हो, आप शहर से हो, आप बुजुर्ग हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप कौन सी भाषा, कौन सी जाति, कौन से धर्म, कौन से प्रांत से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस देश में एक बराबर हैं। ये विचार हमारे संविधान से आया है। इस देश का सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी एक बराबर है, ये देन इस संविधान की है। और जब इस संविधान के खिलाफ कुछ कहा जाएगा तो जरूर आवाजें उठेंगी। ये संविधान है जो हमें, आपको, हर व्यक्ति को एक बराबर मानता है। ये मनुस्मृति नहीं है जो औरत और आदमी में भाषा के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर जो भेदभाव करती है। ये इस देश का संविधान है। लेकिन ये बाबा साहब की विरोधी सोच या संविधान विरोधी सोच भाजपाइयों के लिए या संघ के लिए कोई नई नहीं है। इनके पुरखों ने लगातार यही काम किया है। फिर वो गुरु गोलवलकर रहे हो या सावरकर रहे हो या इनके सबसे पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हो या अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत रहे हो, मनमोहन वैद्य रहे हो, तमाम इनके संघ के नेता और खुद मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने मंद बुद्धि और दलितों को एक बराबर कहा था, यह इनकी विचारधारा है। क्या कहा था सावरकर ने? कि इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, यह संविधान पर मनुस्मृति की छाप नहीं है। भगवान ने अच्छा किया कि इस पर मनुस्मृति की छाप नहीं है, क्योंकि अगर मनुस्मृति की छाप होती तो औरतों को संपत्ति माना जाता। अगर मनुस्मृति की छाप होती तो जिस वर्ण और जाति में आप पैदा हुए हैं आप ऊंचे और नीचे होते। यह संविधान है जिसने इस देश में दलितों को, वंचितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को हक दिया, महिलाओं को हक दिया। इस देश के संविधान ने जिस दिन से लागू हुआ महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, महिलाओं को हक दिया कि अगर उनकी विवाह में दिक्कत है तो अपना विवाह समाप्त कर सके, वो दासी नहीं है। महिलाओं को हक दिया कि आपको संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। इस देश के संविधान ने यह किया।
तो मैं शुक्रगुजार हूं इस देश के संविधान निर्माताओं की, आजादी के महानायकों की। जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने मनुस्मृति को खारिज करके देश के संविधान को वरीयता दी, और इससे समस्या है बीजेपी वालों को। सावरकर को इसमें भारतीयता नजर नहीं आती। गोलवलकर कहते थे अंबेडकर लिलीपुट है। मोहन भागवत जी ने 2015 और 16 में ऑर्गेनाइजर और अपने तमाम पंचजन्य में बोला आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मनमोहन वैद्य का कहना है संविधान बदलने की जरूरत है। रज्जू भैया जो उनके एक अकेले गैर ब्राह्मण प्रमुख हुए, उन्होंने कहा संविधान बदलने की जरूरत है। ये बड़ी पुरानी परंपरा है। संविधान की एक समीक्षा समिति अटल जी के समय में भी बनाई गई थी, अडवाणी जी उसके प्रमुख थे। बवाल मचा, तब उसका कार्यक्षेत्र सीमित किया गया। आपको याद होगा 2024 चुनाव के पहले बीजेपी का हर व्यक्ति खड़ा होकर यही कहता था 400 सीटें आनी है क्योंकि संविधान बदलना है। लेकिन शुक्रगुजार हूं मैं इस देश की, और मुझे फक्र है इस देश पर कि देश की जनता ने 240 पर लाकर पटका और भाजपा की नकेल कसी और यह मैसेज दिया कि संविधान सर्वोपरि, और अगर संविधान बदलने की कोई बात करेगा तो हम आपको मजबूर कर देंगे, आप बैसाखी की सरकार चलाइएगा। एक बात लेकिन सच है कि इस पूरे मुद्दे ने, इस पूरे वाक्य ने, जो संसद के अंदर हुआ, संसद के बाहर हुआ, जो टीवी चैनलों पर देखा, दो तरह की बातें साफ कर दी हैं। कौन संविधान के साथ, कौन बाबा साहब के सम्मान के साथ खड़ा है, और कौन संविधान और बाबा साहब के विरोध में खड़ा है। जो भी इसमें अमित शाह का बचाव कर रहे हैं वो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, ये कहने में मुझे जरा सा भी संशय नहीं है। आपने देखा है कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन ने एक स्वर में, एक आवाज में पुरजोर तरीके से इस वक्तव्य की निंदा की है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। और इसीलिए सवाल बनता है कि भारतीय जनता पार्टी तो मजबूरन अमित शाह को बचा रही है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारे चीजें दिख रही हैं। बड़े नेता भाजपा के नहीं बोल रहे हैं, भाजपा के कई मुख्यमंत्री इस पर नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने अमित शाह के बचाव में कोई वक्तव्य नहीं दिया। कौन बचा रहा है अमित शाह को? फर्जी डिग्री वाला दुबे जो मंच से बोलते हैं गोली मारो, वो अनुराग जी, जिन्होंने ऐसे घटिया गाने लिखे जो मैं इस मंच से बोल नहीं सकती हूं क्योंकि नारी अपमान के गाने हैं। भोजपुरी जो मेरी मातृभाषा, उसको मटिया मेट करने का काम किया है मनोज तिवारी जैसे लोग। क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कुछ? क्यों नहीं बड़े बड़े बीजेपी के नेता कुछ बोल रहे हैं? अमित शाह का बचाव क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता है कि अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया है। लेकिन सवाल आज इस मंच से यह भी है कि जो बीजेपी के घटक दल है, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जदयू हो, जो कहती है कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप चुप क्यों हैं? अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आप बाबा साहब के अपमान पर चुप कैसे रह सकते हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा और आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन यह भी सच है कि संविधान विरोधी काम लगातार इस सरकार ने किया है, चाहे वो लैटरल एंट्री से आरक्षण की अवमानना हो, चाहे वो चलते हुए सदन में जबरन अध्यादेश से कानून पास कराना हो, चाहे वो अपने विपक्षियों के यहां ईडी सीबीआई भेजकर उनके जो लोकतांत्रिक हक है उसका हनन हो, चाहे वो चुने हुए सांसदों, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और लोकसभा में उनके माइक बंद कर देना हो, जब वो बोले तो स्पीकर को दिखाना हो। ये तमाम चीजें क्या है? ये इस संविधान को दुर्बल करती है, संविधान को कमजोर करती है। ये बाबा साहेब के जो संविधान है उसकी आत्मा जो निहित है उसमें, उसके खिलाफ है। और मैं तो इस मंच से कहती हूं, मोदी जी कह रहे हैं ना कि मैं बहुत सम्मान करता हूं बाबा साहेब का, अमित शाह भी कह रहे हैं जब पकड़ लिए गए हैं। आप इतना सम्मान करते हैं बाबा साहेब का तो कराइए इस देश में जातिगत जनगणना, जिसकी मांग लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसकी मांग लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। कराइए जातिगत जनगणना। और हमने तो जनता से वादा किया है कि आरक्षण की लिमिट को हम हटाएंगे। आप हटा सकते हैं? आप जातिगत जनगणना तक नहीं कराते हैं। आपने महिला आरक्षण बिल पास कराया जो 2034 में आएगा कि नहीं आएगा अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि अभी तो परिसीमन और अभी तो सेंसस का ही पता नहीं है। उसमें भी आपने पिछड़ी महिलाओं को कोई हक नहीं दिया। तो ये सब करके दिखाइए ना आप। आरोपों से बचने के लिए, और ये मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत है मेरे लिए, इसे जरूर कहना चाहती हूं, मैं सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स
की अध्यक्ष हूं। आरोपों से बचने के लिए अमित शाह ने यह जरूर कहा और यह कहकर छुपना चाहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। मैं आपके साथ मीडिया विभाग के माध्यम से उनकी जो 34 पन्ने की राज्यसभा की अनएडिटेड स्पीच है, जो राज्यसभा की वेबसाइट से मैंने ली है, वो दे दूंगी 344 नंबर पन्ने पर, क्योंकि लगातार लोगों के उसमें भाषण आ रहे थे। 344 नंबर पन्ने पर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, यही शब्द है, मान्यवर आजकल नया फैशन है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये उनकी अनएडिटेड स्पीच जो मैंने राज्यसभा से ली है, वहां का वक्तव्य मैं आपको दे रही हूं। और ये वहां पर नहीं रुके, इन्होंने ट्विटर और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चिट्ठी लिख के कहा इस वीडियो को हटाया जाए, लेकिन क्योंकि उस वीडियो में किसी कानून का हमने उल्लंघन नहीं किया, वो वीडियो नहीं हटाए गए। लेकिन ये दिखाता है इनकी बौखलाहट, ये दिखाता है इनकी छटपटाहट, लेकिन ये भूल गए कि इनकी गीदड़ धमकियों से हम कतई डरने वाले नहीं है। ये कोई भी स्वांग सदन में रचे या उसके बाहर रचे, हम मुस्तैदी से खड़े होकर इनके खिलाफ और बाबा साहब के सम्मान में बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। लेकिन एक बात और है कि ये जो घृणित सोच हमें सदन में सुनाई दी, उसका कहीं ना कहीं असर भी देश में दिख रहा है। तमाम जगहों से खबरें आती कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, कहीं सर तोड़ दिया जाता है, कहीं धड़ तोड़ दिया जाता है। अभी आज अहमदाबाद से खबर आई है कि बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया। महाराष्ट्र के परभणी में मूर्ति भी खंडित हुई, वहां पर वायलेंस भी हुआ, हिंसा भी हुई, अराजकता भी हुई, और आज राहुल गांधी वहां पर पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यही घृणित, यही नफरती, यही संविधान विरोधी, बाबा साहब विरोधी, दलित विरोधी सोच है। मैं अपनी मांग इस मंच से दोबारा से दोहराऊंगी। ये मांग कांग्रेस पार्टी की है, ये इंडिया गठबंधन की है, ये हमारे अध्यक्ष की है, मेरे नेता राहुल गांधी की है। अमित शाह माफी मांगे और अमित शाह इस्तीफा दे। ऐसा व्यक्ति जो संविधान निर्माता की इज्जत और सम्मान नहीं कर सकता, वो एक संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकता है। इसको कहने में मुझे ना कोई संशय है, ना कोई आपत्ति है, क्योंकि बाबा साहब का यह अपमान हिंदुस्तान किसी सूरत में नहीं सहेगा। आपके सवालों का स्वागत है, अगर इस पर सवाल केंद्रित रहे तो बहुत अनुग्रहित रहूंगी। जैसे संसद में मार्केट का मामला सामने आया है, नरेंद्र मोदी जी खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिससे वहां के किसानों को क्या लाभ होगा और आपके कांग्रेस कार्य को किस दिशा में देखती है? मैं किसानों की, क्योंकि आपने बात छेड़ दी, तो ये स्थानीय मुद्दा है। किसानों को क्या लाभ होगा या क्या नहीं होगा, या उनको क्या नुकसान हुआ है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन किसानों की बात ना बीजेपी को जोड़ के मत करिएगा। आप भी ये पाप करना बंद कर दीजिए। इस देश में एक किसान 28 दिनों से आमरण अनशन पे है, उनके अंग फेल हो रहे हैं, डडलीवाल। इस सरकार ने उनसे बात करना जरूरी नहीं समझा है। आपके मामा जी जो कृषि मंत्री बनकर बैठे हुए देश में, जब इस देश का किसान देश की राष्ट्रीय राजधानी आना चाहता था, उसके रास्ते खुदवाए गए, उन पर आंसू गैस के बम गोले छिड़वाए गए। तो ये किसानों की बात कैसे करेंगे? अरे ये अडानी की सरकार है, ये अडानी के लिए किसानों का दमन करती है, उनके कानून बदलती है, काले कानून लाती है। किसानों से मोदी जी का कोई मतलब नहीं है। मोदी जी का मतलब एक आदमी से है, और वो है गौतम अडानी। कांग्रेस किसानों के हित में बात करती है, जैसे आपने भी बोला, लेकिन अब चुनाव हरियाणा आप हार गए, महाराष्ट्र आप हार गए, क्यों हार क्यों नहीं? फिर आप जब हित की बात करते जा रहे हैं, तो क्यों हम अगर हार गए तो हित की बात करना छोड़ दें? कांग्रेस हित का मेरा अपना मानना है कि चुनाव जीते और चुनाव हारे बहुत सारे कारणों के साथ आते हैं, एक अकेला कारण नहीं होता। और जिस तरह के नंबर्स, जिस तरह के वाक्य, जिस तरह के बार बार नियम बदलने के, वोट प्रतिशत बदलने के मामले सामने आए, मुझे लगता है कि उन दोनों जो वर्डिक्ट है, जो नतीजे हैं, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी फ्राइडे इवनिंग को 20 दिसंबर की शाम को सरकार ने चुनाव संचालन नियम बदल दिए। क्यों बदल दिए? अब अगर देश का कोई व्यक्ति चाहे तो वो चुनाव संबंधित कोई भी कागजात नहीं देख सकता, जैसा कि पहले वो कर सकता था। क्यों? क्या छुपाना चाहते हैं आप?
क्यों आपको पारदर्शिता से परहेज है? अगर लोकतंत्र में जनता अपने चुनाव के कागज नहीं देख सकती है तो फिर लोकतंत्र किस बात का है? और अगर आपको यह निर्णय लेना था तो इतना छुप कर, इतना दुबक कर क्यों लिया गया? क्या आपको इस पर एक राष्ट्रव्यापी चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? क्या आपको बाकी दलों को नहीं बुलाना चाहिए था? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही? जो भी गुप्त है वो गोपनीय है, मैं पूछना चाहती हूं। और ऐसे वक्त पर जब चुनाव आयोग की साख पर इतना बड़ा सवाल उठा हुआ है, चाहे वो वोटिंग परसेंटेज हो, चाहे वो वोटिंग लिस्ट में लोगों का नाम घटाने की बात हो, चाहे वो पारदर्शिता पर चुनाव आयोग का बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया हो, ऐसे में आपने क्यों बदल दिए कानून? तो मैं तो आपकी बात का जवाब ये कह के दूंगी कि मुझे तो बहुत अस्वीकार्य है रिजल्ट एट बहुत सारे लेवल पर। लेकिन कोई भी चुनाव एक मुद्दे से न जीतते हैं न हारते हैं। ऐसे कह के फिर तो हम झारखंड में जीत गए तो क्या वहां का किसान हमारी बात मान गया? चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन जिन 2 जगहों की आपने समीक्षा करने मुझे बोलने को करी, मुझे नहीं लगता कि मुझे वो रिजल्ट स्वीकार्य है। क्योंकि आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार वहां गए थे, वो तो कुछ और कह रहे थे, हमारा फीडबैक कुछ और था, पूरी तरह से चुनाव अलग लग रहा था। और जब नतीजा ऐसा आता है तो समझ में नहीं आती कुछ बातें। इस देश में जितने वोट पड़ रहे हैं उससे ज्यादा गिने कैसे जा रहे हैं, ये सारी बातें तो पूछी जाएंगी ना चुनाव आयोग से। और क्योंकि आप पूछे तो आपके अधिकार को ही खत्म कर दिया गया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब आप कागज भी नहीं ले सकते जो आप पहले ले सकते थे। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस let him just come, I'll come to you. बाबा साहब को इतना सम्मान कांग्रेस में नहीं। बीजेपी के पुरखों ने, आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के पुतले फूके, उनके संविधान की प्रतियां जलाई, उनके गुरु गोलवलकर ने उनको लिलीपुट कहा, सावरकर ने कहा बाबा साहब पत्ते के बराबर नहीं है, अब वो डॉक्टर नहीं भिक्षु बन गए। ये भाषा है इनकी, ये भाषा है इनकी कि बाबा साहब जिसके ध्वजवाहक थे उन दलितों को नरेंद्र मोदी मंदबुद्धि से कंपेयर करते हैं। ये भाषा है इनकी कि अमित शाह उस सदन में खड़े होकर कहते हैं अंबेडकर 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 रटने का एक नया फैशन चल निकला है। किस मुंह से बीजेपी बात करती है? बीजेपी की 17 राज्यों में सरकार है। मैं गलत हूं या सही हूं? 17 राज्यों में सरकार है, एक जगह भी दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? बीजेपी के कितने दलित अध्यक्ष हुए एक को छोड़कर? बंगारू लक्ष्मण को जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। संघ के कितने दलित सरसंचालक हुए? एक भी नहीं। दलित तो छोड़ दीजिए, ठाकुर और ब्राह्मण को छोड़कर एक दूसरी जाति का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह बात करेंगे बाबा साहब के सम्मान की। जो बोला है अमित शाह ने वो अक्षम्य अपराध है। हाथ जोड़कर देश के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनका सवाल पहले पूछ लूंगी फिर आऊंगी आपके पास। मुख्यमंत्री जी का तो ये कहना है कि अगर कांग्रेस इतना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सोचती है और सोच रही है तो इतने सालों से कहा थी, उनकी जन्मस्थली से लेकर उनकी कर्मस्थली तक तो उसका कोई भी कार्य कांग्रेस ने नहीं करा है। सारा जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो बीजेपी ने करा है। 10 साल से आप झुंझुना बजा रहे हैं बैठकर दिल्ली में। नरेंद्र मोदी को झुंझुना बजाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है। लगातार कास्ट सेंसस की डिमांड हो रही है, किसका भला होगा? क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराते? क्यों उससे मुंह मोड़ रहे हैं? क्यों संविधान को बदलने की बात करते हैं? क्यों नहीं कहते कि आप 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म कीजिएगा? बीजेपी की जलेबी कुछ लोगों को स्वीकार्य होगी, हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। संजय जी, इतना हमारा कर रही है तो कांग्रेस पार्टी है चाहे प्रदेश में हो या स्टेट में देश में हो, सड़क पर क्यों नहीं उतर रही? दुखद सवाल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कुछ कांग्रेस का है कि भाजपा करता हूं, वहां पर कोर्ट क्या नाम है उसका जवाब दिया है। इन सब मुद्दों को लेकर मुझे लगता है ये मुद्दे का जवाब दिया गया है। मेरा सवाल है कि पूर्व संसद में चल रही है, हमारे प्रियंका जी ने काफी ध्यान खींचा है, अपने भाषण से भी खींचा है। दूसरा एक उनके हैंडबैग पॉलिटिक्स पर काफी बात हुई है, जो हैंडबैग लेके गई है संसद में, पहले फिलिस्तीन पर गई है, फिर बीजेपी ने आरोप लगाया, फिर अगले दिन बांग्लादेश में। तो हैंडबैग राजनीति को लेके क्या पीछे कांग्रेस की राजनीति, क्या संदेश देना चाहिए? ये महिला मेरे सामने बैठी है, एक महिला उस पंक्ति में बैठी है, एक बीच में बैठी है, एक उनसे पीछे बैठी है। ये कौन सा हैंडबैग लेकर चलेंगी इसका निर्णय भाजपा नहीं करेगी, इसका निर्णय कोई पुरुष नहीं करेगा, इसका निर्णय वो खुद करेंगी कि वो कौन सा हैंडबैग लेकर चलेंगी। ये जो पेट्रियार्कल मनुस्मृति का माइंडसेट है ना बीजेपी का,
कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, किससे मोहब्बत करेंगे, किससे विवाह रचाएंगे, कहां रहेंगे, किसको पूजेंगे, ये पुरुष डिसाइड करेंगे, ये नहीं होगा। प्रियंका गांधी जी पैलेस्टाइन के इशू पर मुखरता से बोलती हैं और बोलना चाहिए। एक महिला होने के नाते मैं आपसे कह सकती हूं, जो वहां पर छोटे छोटे बच्चों के साथ हुआ वो अपराध है, इट्स अ जेनोसाइड, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। और भारतीय सरकार का भी तो यही रुख है, नरेंद्र मोदी का भी तो यह स्टेटमेंट है। क्या भारतीय जनता पार्टी बात करती है? $1.8 मिलियन हम हर साल UNRWA को, जो पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज को फंड जाता है, उसको देते थे। 1.8, $2 मिलियन से कम, उसको नरेंद्र मोदी ने बढ़ाकर $5 मिलियन किया। अभी हमने अक्टूबर में, अभी हमने नवंबर में, अगस्त में, जुलाई में पैसा भेजा पैलेस्टाइन, 30-30 मिलियन टन हमने दवाइयां और सामान भेजा राहत का, तब किसी का दिमाग नहीं खराब होता। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है, और इनके चरण चुंबकों से ज्यादा जो भक्त बने घूमते हैं उनकी दिक्कत यह है, इनको न फॉरेन पॉलिसी का पता है, इनको न भारत का स्टैंड किसी मुद्दे पर पता है, इनको न यह पता है कि हम किसी को कितनी सहायता आर्थिक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हमारा इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर क्या फॉरेन पॉलिसी, इनको कुछ नहीं पता है, इनको सिर्फ विरोध करना है। जिस दिन प्रियंका जी पैलेस्टाइन का बैग लेकर आई थी, उसी दिन 1971 की वॉर का विजय दिवस था, और वहां पर उन्होंने खड़े होकर बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाया। तब बीजेपी को क्यों सांस सूख गया? तब बीजेपी क्यों नहीं कहती कि उनके पप्पा वॉर रुकवा देते हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं को क्यों नहीं बचा रहे? अगले दिन जब वो बांग्लादेश का लेके, क्योंकि हमारा सुनियोजित था कि अगले दिन हमारा बांग्लादेश पर था, फिर चुप हो गए। भक्तों से मूर्ख प्रजाति दूसरी कोई नहीं है। अभी आपने अडानी की बात की और कई बार संसद में आप लोगों ने कई सवाल पूछे तो बीजेपी ने जवाब दिया, और उल्टा वो आरोप लगाते हैं जॉर्ज सोरोस को लेकर, बीजेपी को लीडर, सॉरी कांग्रेस की तो लीडरशिप है, उसको कुछ कहना चाहिए कि रिलेशन कौन है जॉर्ज सोरोस? कौन है जॉर्ज सोरोस? किसके बाप को फर्क पड़ रहा है जॉर्ज सोरोस क्या कर रहा है अमेरिका में? 142 करोड़ के इस देश के लोकतंत्र में एक 96 साल के बुढ़ऊ उसको खत्म कर देंगे, और बीजेपी ये बोल रही है, और इस बात को टीवी डिबेट्स में और कुछ कुछ अखबारों में छापा जा रहा है। एक 96 साल का, मतलब बुढ़ऊ ही कहूंगी, हमारे यहां तरह से बोला जाता है, अमेरिका में बैठे हुए एक बुढ़ऊ हमारे लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे। ये बात भी पचती है आप जैसे मूर्धन्य पत्रकारों को? मुझे तो नहीं लगता पचती होगी। अडानी से बचना है तो जॉर्ज सोरोस का नाम लेना है। इनकी कुत्सित मानसिकता देखिए आप। इन्होंने अगले दिन, हमने बाबा साहब अंबेडकर की फोटो पकड़ के प्रदर्शन किया, इनके ट्विटर हैंडल ने रात को 10:45 पर उस पूरी फोटो को एडिट किया, बाबा साहब की फोटो हटाई और उस पर जॉर्ज सोरोस की फोटो लगाई। आप जॉर्ज सोरोस को भारत विरोधी कहते हैं, तो क्या आप बाबा साहब को इतनी आसानी से किसी भारत विरोधी व्यक्ति से रिप्लेस कर देते हैं? यह आपकी मानसिकता दिखाता है कि आप भारत विरोधी लोगों के साथ खड़े हैं, आप संविधान को भी ऐसे ही रिप्लेस करना चाहते हैं। कौन है जॉर्ज सोरोस? क्या फर्क पड़ता है? जॉर्ज सोरोस को फर्क पड़ता है हिंदुस्तान की बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से। हमें पड़ता है, आपको पड़ता है, इस देश के सरकार को पड़ना चाहिए, वो नहीं पड़ता है फर्क। क्या जॉर्ज सोरोस ये करते हैं? अडानी पर क्यों नहीं बोलते? आप मुझे एक बात बताइए, एक आदमी है इस देश में, वो कारोबारी है, नरेंद्र मोदी का परम मित्र है, वो तोता है जिसमें राजा की जान बसती है, उसके खिलाफ अमेरिका की सरकार ने वारंट इशू किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ज्यूरी की, जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने 2 साल जांच करने के बाद, और जांच कोई लप्पू झिन्नों ने नहीं करी है, जांच करी है FBI और SEC, जो उनके यहां की सेबी होती है, मार्केट रेगुलेटर होती है, और उस जांच के बाद पाया गया कि इस व्यक्ति ने हेराफेरी करी है, जालसाजी करी है, और हिंदुस्तान में अमेरिका के पैसे को लाकर घूस दी है। उस व्यक्ति की जांच मोदी सरकार नहीं करना चाहती है, जिस व्यक्ति के खिलाफ श्रीलंका जांच कर रहा है, जिस व्यक्ति के खिलाफ बांग्लादेश का कोर्ट जांच कर रहा है, जो इजराइल में प्रोटेस्ट विरोध हो रहा है जिसके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी स्विट्जरलैंड ने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, उसकी जांच नहीं करना चाहती है मोदी सरकार। जिस इंसान के खिलाफ वारंट इशू हुआ है, और उस वारंट इशू होने से एक व्यक्ति पर फर्क नहीं पड़ रहा ना, पूरा हमारे कारोबार जगत पे, हमारे रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे मार्केट पे फर्क पड़ रहा है। और बीजेपी अडानी जी को बचाने के लिए खड़ी है।
अरे एक जांच तो करिए, आप तो जो जांच करते हैं उनके हाथ बांध देते हैं। सेबी 18 महीने बाद कोर्ट में जाकर कहती है वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, क्योंकि सेबी प्रमुख का अडानी जी से खूब लेना देना है और वो सारे साक्ष्य सामने आ रहे हैं, सारी मिली भगत है, ये वो पुआ माल है जो सबने मिलकर खाया है, ये असलियत है। DRI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने बोला ये कोयला महंगे दाम पर लाए थे और इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों से बिजली का दाम बढ़ाया। बजाय उसकी जांच करने के DRI के हाथ बांध दिए जाते हैं। फिर मोदी सरकार के लोग कहते हैं ये विदेशी मीडिया की साजिश है। इनको तो खैर साजिश 21 साल की दिशा रवि थी उसमें भी नजर आती है। विदेशी मीडिया अगर मोदी जी की वंदन कर दे तो वाजिबा हर आदमी शेयर करेगा उसको, फिर वो मॉर्निंग कंसल्ट हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, दी गार्जियन हो, सब शेयर करेंगे। अगर वही विदेशी मीडिया ये बताए कि अडानी के भाई से संबंधित 2 लोग चांगचुंग ली और शाबान अली ने भारत के मार्केट में जो रेगुलेशन है उसको तोड़ा है, कोयले का दाम बढ़ाया है मिलकर अडानी के साथ, उस पर बिल्कुल चुप्पी है। तो ये सुई टपक सन्नाटा इसलिए है क्योंकि जो तोता है उस तोते में राजा की जान है। तो जब राजा की तोते का गला दबाया जा रहा है तो राजा के भी तो टेटुआ दब रहा है। सुबीर जी, मोहन भागवत जी का